दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अगले 3 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे भारत के विकास की रोचक कहानी। 1870 का दशक, पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तब इंजीनियर्स को एक खंडर मिला। उसकी ईंटें इतनी मजबूत थी कि उनका इस्तेमाल रेलवे लाइन में कर लिया गया। ये ईंटें करीब 5000 साल पुरानी थी। जब 1920 में गहन खुदाई हुई तो वहाँ प्लांट सिटीज, पक्की ईंटों की इमारतें और सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां मिली। खुदाई में गहनों से लदी महिलाओं की मूर्ति भी मिली। ये सभी अवशेष 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के थे, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लोथल से मिला बंदरगाह उस समय की बिजनेस एक्टिविटीज का सबसे बड़ा सबूत है। इस सभ्यता के लोग टेक्नोलॉजी, साइंस और नाप जोख का अच्छा ज्ञान रखते थे। पहली शताब्दी में कुषाण राजाओं ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए। इससे विदेशी व्यापार में आसानी होती थी। वहीं चौथी शताब्दी का गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। 16वीं से 18वीं सदी में मुगल काल में भारत ग्लोबल बिजनेस हब बन चुका था। उस समय भारत का सामान यूरोप में अमीरी की निशानी माना जाता था। अकबर के समय सरकारी खजाने में जमा टैक्स और रेवेन्यू आज के 87,980 करोड़ रुपए के बराबर था, जबकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के खजाने में सिर्फ 1363 करोड़ रुपए ही जमा होते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्विन बेकर्ड अपनी किताब एम्पायर ऑफ कॉटन ग्लोबल हिस्ट्री में लिखते हैं, ढाका का मलमल दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा था। ढाका के मलमल से बने कपड़े पहनने का अधिकार सिर्फ फ्रांसीसी राजघराने को था। आम नागरिकों को ये कपड़ा पहनने पर कड़ी सजा दी जाती थी। मुगल बादशाहों ने देश के सभी बिजनेस सेंटर्स को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया। वहीं इंडियन मर्चेंट नेवी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में मर्चेंट नेवी के बेड़े में 40,000 जहाज थे। इतिहासकार अशिन दास गुप्ता के मुताबिक 17वीं सदी तक भारतीय समुद्री व्यापार का स्वर्ण युग था। मुगल काल में भारत आए फ्रेंच यात्री ट्रेवेनियर ने शाहजहां के बनवाए मयूर सिंहासन का जिक्र किया। ये सिंहासन इतना शानदार था कि इसकी कीमत दुनिया का 8वां अजूबा कहे जाने वाले ताजमहल से भी ज्यादा थी। 1665 में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ 70 लाख रुपए बताई गई थी। कहा जाता है कि इस कीमत से 2 ताजमहल बनाए जा सकते थे। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल कमजोर पड़ने लगे। 1739 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। इस कत्लेआम में करीब 20,000 लोग मारे गए। 57 दिन बाद जब नादिर शाह ने दिल्ली छोड़ी तो मयूर सिंहासन कोहिनूर समेत कीमती हीरे जवाहरात ले गया। फिर आया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का वो दौर जब भारत को लूटा गया और देश में भुखमरी के हालात बन गए। कांग्रेस नेता शशि थरूर अपनी किताब इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया में लिखते हैं, 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें 30 लाख लोग भूख से मारे गए। ये अकाल भूख का नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के अत्याचार से जुड़ा है। जनता तड़प रही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स भारत में ही उगाए अनाज एक्सपोर्ट कर रहे थे। अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स लगाया और इंग्लैंड से सस्ते कपड़े भारत में आयात किए, जिससे भारतीय बुनकरों का कारोबार ठप हो गया और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय किसानों से भारी टैक्स वसूला और उन्हें नकदी फसलों की खेती करने के लिए मजबूर किया। वो भारत के ही पैसे से भारतीयों से सामान खरीदते, फिर उस सामान को यूरोप के मार्केट में बेचते थे। शशि थरूर अपनी किताब में लिखते हैं कि ईयर 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब दुनिया की जीडीपी में ब्रिटेन की हिस्सेदारी सिर्फ 1.8% थी, जबकि भारत की लगभग 23%। लेकिन 1940 तक ब्रिटेन दुनिया की जीडीपी में 10% की हिस्सेदारी कर रहा था, जबकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे गरीब देश बन चुका था, जो बेसहारा और भूखा था। फिर वो दिन आया जब अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का ऐलान किया। इतिहासकार एंगस मैडिसन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड इनकम में भारत का हिस्सा 22.6% से घटकर 3.8% रह गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हालात सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। 1951 की पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस खेती और सिंचाई पर था, जिससे अनाज की जरूरतें पूरी की जा सके और भारत ने ग्रोथ रेट के तय टारगेट 2.1% से ज्यादा 3.6% अचीव किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हरित क्रांति लाए, तो वहीं इंदिरा गांधी ने निजी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। लेकिन बीच में अस्थिर सरकारों का दौर आया
और इसका असर इकोनॉमी पर भी पड़ा। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था ने यू टर्न लिया। पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है, लेकिन सही मायने में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को दिवालिया होने से बचाया। भारत ने सोना गिरवी रखकर इंग्लैंड और जापान से कर्ज लिया ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत का बाजार पूरी दुनिया के लिए खुल गया और कई सेक्टर्स में 100% तक विदेशी निवेश को मंजूरी मिली। भारत की ग्रोथ रेट 3-4% से बढ़कर 6 से 8% तक पहुंच गई। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 9% तक पहुंच गई। उनकी सरकार ने पब्लिक सेक्टर्स कंपनियों के सीधे प्राइवेटाइजेशन की बजाय आईपीओ के जरिए 5 से 20% तक की हिस्सेदारी डाइल्यूट कर दी। 10 साल पहले भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था। तब देश की जीडीपी $1.9 ट्रिलियन थी। साल 2022 में इंग्लैंड को पछाड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। अभी देश की जीडीपी करीब $3.90 ट्रिलियन है। 2024 में इंडियन शेयर मार्केट ने $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार किया। इससे ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार देश की जीडीपी अगले 3 सालों में $5 ट्रिलियन और 2030 तक $7 ट्रिलियन हो जाएगी। भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी भी 136वें नंबर पर है।